हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन टॉपिक विजन। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर कंप्लीट किया था। डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो उसी के ऑनगोइंग सीरीज में आज हम क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ इनर ईयर पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है, क्योंकि आगे जाके जो जो पैथोलॉजीज और जो जो इंपॉर्टेंट डिसीजेस है इनर ईयर के, जैसे कि ऑटोस्क्लेरोसिस हो गया या आपका मीनियर्स डिसीज हो गया, उसके बाद बहुत सारे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होते हैं। अगर वो अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि उसमें लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको वाइवा में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो आपको अच्छे से समझना है तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज वाले टॉपिक में पहले तो हम उसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इनर ईयर के डेवलपमेंट, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, फिर उसके कनेक्शंस। इनर ईयर की डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके पार्ट्स, फिर उसके कनेक्शन। कनेक्शन मतलब इनर ईयर का मिडल ईयर से क्या कनेक्शन है, इनर ईयर का ब्रेन से क्या कनेक्शन है, तो वो भी इसके साथ हम कवर करेंगे। और क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी एबनॉर्मेलिटीज, क्लिनिकल एस्पेक्ट जो भी है वो भी हम लास्ट में इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। पहले तो नॉर्मल चीज़ें देखते हैं। तो इनर ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर पहले हमें देखना है वो है लैब्रिंथ। तो दो तरह के लैब्रिंथ होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ और दूसरा होता है बोनी लैब्रिंथ। और जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, इट्स अ क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर का मीनिंग ये हुआ कि इसके कोई कनेक्शन नहीं है, ना उसमें कोई इनलेट है ना आउटलेट है, मतलब ना कोई चीज़ बाहर से अंदर आ सकती है ना कोई चीज़ अंदर से बाहर जा सकती है। इट्स अ क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू पूछा जाता है, उसको आप उसमें आपको कंफ्यूज किया जाता है कि जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप गलत मार्क कर दोगे कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के कोई कनेक्शंस होते हैं। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के कोई कनेक्शंस नहीं होते, ये क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोलिम्फ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में जो एक फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, इंडोलिम्फ। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेंसरी एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग उसको कहते हैं। मतलब एक एक पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हियरिंग फंक्शन के लिए, उसको हम सेंसरी एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो होता है आपके बैलेंस के लिए, तो जो आपका रोटेशनल बैलेंस हो गया, लीनियर बैलेंस हो गया जब आप चलते हो, और जो आपका सुनाई देने का फंक्शन है, तो सेंसरी एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंस, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वो भी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट जो है हमारा वो है बोनी लैब्रिंथ। तो बोनी लैब्रिंथ क्या है, वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का, जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ को कवर करता है। और उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो होता है पेरिलिम्फ। तो पेरिलिम्फ मतलब अपना मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ क्या हो गया, एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर हो गया कि जिसके अंदर एक इंडोलिम्फ है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बाहर पेरिलिम्फ है। पेरिलिम्फ किसका है, बोनी लैब्रिंथ का। सबसे पहले मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ था, उसके अंदर इंडोलिम्फ था। उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स थे, एक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल था आपके हियरिंग फंक्शन के लिए और दूसरा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल था आपके बैलेंस के लिए। वो दो स्ट्रक्चर क्या है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो आता है पॉइंट वो है बोनी लैब्रिंथ, और बोनी लैब्रिंथ के अंदर होता है पेरिलिम्फ। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने जैसे लाइन लाइन में लिखा है पार्ट्स में, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ, जो मैंने एक्सप्लेन किया। क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको बता दिया, जिसके अंदर एंडोलिम्फ है, सेंसरी एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, एंड बैलेंस है। उसके बाद जो बोनी लैब्रिंथ है, जो बोनी लैब्रिंथ है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ से बाय फ्लूइड, क्योंकि उसमें पेरिलिम्फ है और उसके कनेक्शंस होते हैं। बोनी लैब्रिंथ के क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। बोनी लैब्रिंथ इनर ईयर को कनेक्ट करता है मिडल ईयर से, वही बोनी लैब्रिंथ कनेक्ट करता है इनर ईयर को ब्रेन से। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के कोई कनेक्शन नहीं थे, पर बोनी लैब्रिंथ के कनेक्शंस है। तो वही लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है, हैज ओ ओपनिंग टू कनेक्ट इनर ईयर टू मिडल ईयर एंड ब्रेन। तो ये यहाँ पे मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, आपको समझ आ गया। उसके बाद फिर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट पढ़ते हैं, कैसे डेवलप होता है। तो जो अपना मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो है वो सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। ये खुद में ही अपने आप में एक क्वेश्चन है कि कैसे बनता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बनता है सरफेस एक्टोडर्म से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था थ्री बेसिक जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की जो डेवलपमेंट है वो सरफेस एक्टोडर्म से होती है, विच इज ओवरलाइंग द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की जो मतलब ओवरलाइंग लेयर है सरफेस एक्टोडर्म, सेम लेयर, उससे आपका क्या बन रहा है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो उसकी स्टेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले सरफेस एक्टोडर्म से बन रहा है, ये याद रखना प्लीज। तो पहले तो पहली स्टेज जो होती है उसको कहते हैं हम ओटिक प्लैकोड। तो ये जो ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं हाइलाइटर से, ये जो ब्लू कलर का है उसको क्या कह रहे हैं हम, ओटिक प्लैकोड, जो कि क्या है, सरफेस एक्टोडर्म की एक अपना स्ट्रक्चर है, सरफेस एक्टोडर्म का ही एक पार्ट है।
तो ओटिक प्लैकोड का जब फर्दर स्टेज में जब वो ओटिक पिट में जाता है, मतलब यह जो इनवर्ड पिट बन रहा है ऐसा, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, ओटिक पिट। फिर जो ये ओटिक पिट है जब सरफेस एक्टोडर्म से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट मतलब सरफेस एक्टोडर्म से आउट पाउचिंग होके जो अलग अपना एक स्ट्रक्चर बना लेगा, उसको कहते हैं हम ओटिक वेसिकल। ओटिक वेसिकल क्या है, आउट पाउचिंग जो बन रही थी ओटिक पिट की वजह से, वो सरफेस एक्टोडर्म से सेपरेट हो गई, सरफेस एक्टोडर्म से जैसे पाउच निकल गया। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में बता रहा हूँ, ये जो स्टेज थी यहाँ पे थी आपका ओटिक पिट, और ये जो ओटिक पिट है उसके बाद ऐसा गोल स्ट्रक्चर करके मतलब आउट पाउच होके सेपरेट हो गया सरफेस एक्टोडर्म से, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, ओटिक वेसिकल। इस सिंगल ओटिक वेसिकल से आपका पूरा का पूरा मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ डेवलप हो जाता है। तो स्टेजेस याद रखना, ओटिक प्लैकोड, उसके बाद ओटिक पिट जो इनवर्ट डेंटेशन और इनवर्ट पाउचिंग बन रहा है, उसके बाद ओटिक वेसिकल, ये जो है ये है ओटिक वेसिकल, आउट पाउचिंग फ्रॉम ओटिक वेसिकल टू फॉर्म द मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। तो ओटिक वेसिकल से क्या बन रहा है, पूरा आपका ये जो है, ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये पूरा आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ बन रहा है, ये है आपका ओटिक वेसिकल। उससे फिर पूरे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जैसे कि इंडोलिम्फेटिक सैक हो गया, आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गए, यूट्रिकल सैक्यूल हो गया, स्कैला मीडिया हो गया, ये पूरा बन जाता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। तो उसके बाद उसके पार्ट्स देखते हैं, पार्ट्स में क्या होता है, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं जो कि यूट्रिकल में ओपन होते हैं। आपका ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ हाईलाइटर से, ये जो यूट्रिकल है और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, तो जो कि यूट्रिकल में ओपन होते हैं। तो अगर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है तो यूजुअली जाहिर सी बात ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि टोटल जो ओपनिंग है, मतलब हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल के अगर 2 ओपनिंग आप पकड़ो तो टोटल 6 ओपनिंग होनी चाहिए थी, तो 6 ओपनिंग नहीं है, टोटल 5 ओपनिंग है। तो 5 ओपनिंग क्यों है, क्योंकि आपका जो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है और जो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है उसकी कॉमन ओपनिंग है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और इन दोनों की ये जो है ये कॉमन ओपनिंग। तो उस कॉमन ओपनिंग को क्या कहते हैं हम, क्रस कम्यून, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। इस कॉमन ओपनिंग को क्या कहते हैं हम, क्रस कम्यून। इसकी वजह से टोटल ओपनिंग 6 नहीं है, टोटल ओपनिंग कितनी है, 5 ओपनिंग है। तो ये आपका सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया, ये आपका पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया, और ये आपका लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कौन सा सेमी सर्कुलर कैनाल मिडल ईयर के सबसे क्लोज रिलेशन में होगा, क्योंकि ये तो इनर ईयर है। इनर ईयर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इस साइड से जो होगा वो मिडल ईयर होगा। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सबसे नजदीक कौन सा सेमी सर्कुलर कैनाल होगा, जो कि होगा लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, क्योंकि यहाँ पे मान लो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और इसके मीडियली क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के मीडियली क्या है, इनर ईयर। तो उसके सबसे नजदीक में कौन सा कैनाल है, लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो आगे जाके ये मैं बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। तो ये फिर यूट्रिकल सैक्यूल हो गया, ये पूरा है मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ के पूरे सारे पार्ट्स है, स्ट्रक्चर्स है। और उसके बाद ये स्कैला मीडिया हो गया, इसको हम कॉक्लियर डक्ट भी कहते हैं। एक कैनाल्स तो मैंने आपको बता दिए। फिर ये आपका इंडोलिम्फेटिक सैक हो गया, ये जो इंडोलिम्फेटिक सैक है ये हो गया। और उसके बाद क्रस कम्यून मैंने आपको बता दिया, जो कि कॉमन ओपनिंग है। ये पूरा आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ का स्ट्रक्चर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ में ये जो स्कैला मीडिया है, उस स्कैला मीडिया में आपका जो सेंसरी एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, जो आपकी हियरिंग के फंक्शन के लिए काम आता है, वो प्रेजेंट होता है आपका स्कैला मीडिया में। और जो आपको बैलेंस के लिए मैंने स्टार्टिंग में बिगनिंग में भी बोला था, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ में इंडोलिम्फ होता है। मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हियरिंग के लिए काम आता है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो कि बैलेंस के लिए। तो बैलेंस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये सारे कैनाल्स, सुपीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल, और यूट्रिकल और सैक्यूल, ये सारे जो स्ट्रक्चर है ऊपर के, ये बैलेंस के लिए, और ये जो अकेला नीचे का स्ट्रक्चर है वो हियरिंग फंक्शन के लिए। तो हम ये डिटेल में आगे कवर करेंगे। तो बेसिक में एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पे दे देता हूँ। आपके जो सारे कैनाल्स जो है, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, जितने भी पोस्टीरियर लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसमें होता है क्रिस्टे। ये क्रिस्टे नाम का जो सब्सटेंस है वो आपका रोटेशनल जो बैलेंस होता है, रोटेशनल स्टेबलाइजेशन जो होता है आपकी बॉडी का, वो उसको मेंटेन करने के लिए जो फंक्शन होता है, मतलब उसका जो मेंटेनेंस होता है, वो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स करते हैं। कौन करता है उसमें, क्रिस्टे। क्रिस्टे नाम का सब्सटेंस होता है। तो आप याद कैसे रखोगे, तो सेमी सर्कुलर कैनाल के स्पेलिंग में, मतलब जो जितने भी कैनाल्स है उसमें सी आ रहा है, तो सी से क्रिस्टे आप याद रख सकते हो। उसके बाद यूट्रिकल और जो सैक्यूल है, यूट्रिकल और सैक्यूल जो है आपका जो लीनियर बैलेंस होता है, स्ट्रेट बैलेंस होता है, हेड टिल्ट जो मूवमेंट्स होते हैं, हेड टिल्ट करते हैं हम राइट साइड लेफ्ट साइड, जो हेड हेड टिल्टिंग जो मूवमेंट्स होते हैं, और जो आपका लीनियर बैलेंस होता है वो किस में होता है, यूट्रिकल और सैक्यूल में। तो उसमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसमें होता है मैक्यूले।
जैसे कि सेमी सर्कुलर कैनाल में क्रिस्टे था, सी से आपको याद रखना है क्रिस्टे। और यूट्रिकल साइकिल जो लीनियर बैलेंस के लिए काम आ रहा है, हेड टिल्टिंग के लिए काम आ रहा है, उसमें क्या होता है, मैक्यूले। और आपका जो स्कैला मीडिया है, उसके जितना भी स्कैला मीडिया है उसके अंदर होता है अपना सेंसरी एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग, जिसको कॉक्लिया भी कहते हैं, जो जिसका फंक्शन है हियरिंग का। तो ये बेसिक मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ हो गया। तो आपका जो सेंसरी एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग है और जो आपका स्कैला मीडिया है, उसको हम कॉक्लियर एक्विडक्ट भी कहते हैं, वो रोटेटेड स्ट्रक्चर, मतलब ये सराउंडेड ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो वो किस किसके अराउंड सराउंडेड है, तो वो एक बोनी पिरामिड कहते हैं हम उसको। और मेडिकल टर्म में उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस के अराउंड ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो गोल 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 है, वो मॉड्यूलस के अराउंड सराउंडेड होता है, और सिंपल लैंग्वेज में बोनी पिरामिड के अराउंड सराउंडेड होता है। तो उसका ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, इसको बेस कहते हैं, और ये जो पार्ट है ये अपेक्स हो गया। तो बेस वाला जो पार्ट है, ये आप देख रहे हो, ये बेस वाला पार्ट थोड़ा ब्रॉड है। तो ब्रॉड पार्ट होने की वजह से जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसीज होती है, आपको ये तो बेसिक पता है। एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है, एक लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी जो साउंड है, वो डिटेक्ट करता है, और उसको आइडेंटिफाई करने के जो फंक्शंस है, वो करता है आपका बेस वाला पार्ट। और आपकी जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, उसको आइडेंटिफाई करने का और उसको प्रोसेस करने का जो काम है, वो करता है अपेक्स वाला पार्ट। तो आप, अगर आपको कोई पूछे स्कैला मीडिया क्या है, स्कैला मीडिया को हम क्या कहते हैं, कॉक्लियर कॉक्लियर डक्ट। और वो क्या है, बोनी पिरामिड के अराउंड सराउंडेड है, बोनी पिरामिड के अराउंड वो सर्कुलर स्ट्रक्चर बना रहा है। उस बोनी पिरामिड को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो उसका एक बेस होता है, स्कैला मीडिया का एक बेस होता है, स्कैला मीडिया का एक अपेक्स भी होता है। ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, और ये ऊपर जो ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये हो गया अपेक्स। तो अपेक्स का जो काम है, उसका काम है कि आपकी जितनी भी लो फ्रिक्वेंसी साउंड है उसको आइडेंटिफाई करना। और जो बेस का जो काम है, उसको, उसका क्या काम है कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आइडेंटिफाई करना। याद कैसे रखना है, बेस जो है वो बड़ा है, बड़ा है तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आइडेंटिफाई करेगा, अपेक्स जो है छोटा है तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड आइडेंटिफाई करेगा। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी आपको ये समझ आ गया। तो उसके बाद जो है, यहाँ पे भी मैंने एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, आपका जो यूट्रिकल और सैक्यूल है, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए काम आता है, हेड टिल्ट के लिए काम आता है, और ग्रेविटेशनल मूवमेंट्स के लिए काम आता है। और आपके जो सारे कैनाल्स जो है वो फॉर रोटेशनल एक्सेलरेशन के लिए काम आते हैं। उसके बाद आपका ये स्कैला मीडिया हो गया, सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ये भी मैंने आपको फटाफट एक्सप्लेन कर दिया है। तो आगे पढ़ते हैं, उससे पहले नोट देख लेते हैं। ऑल मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ एक्सेप्ट ऑर्गन ऑफ कार्टाई। तो ऑर्गन ऑफ कार्टाई का फंक्शन क्या है, ऑर्गन ऑफ कार्टाई का फंक्शन क्या है, सेंसरी एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग। तो वो छोड़ के जितने भी पार्ट है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस के लिए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला आपको, यूट्रिकल सैक्यूल बैलेंस के लिए, सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंस के लिए, तो बचा क्या फिर, ये स्कैला मीडिया जो कि हियरिंग का फंक्शन है उसका। तो ये यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, ये आप देख लेना। उसके बाद अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसकी ये कंप्लेंट है कि हियरिंग लॉस है, उसको हियरिंग लॉस से आप पता नहीं कर सकते, पर हियरिंग लॉस के साथ साथ इम्बैलेंस भी आ गया, मतलब वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए वो वॉक कर रहा है, वॉक करते करते उसका गेट प्रॉपर नहीं है। जैसे कि हमारा जो गेट होता है वो साउंड के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। जैसे कि पीछे से गाड़ी आ गई, किसी ने हॉर्न जोर से हॉर्न मारा, तो हम क्या करते हैं, इमिडिएटली हमारे जो नेक मूवमेंट है वो आइधर वो गाड़ी के पास जाएगी, और हम अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं, हम साइड में हो जाते हैं। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है कि किसी ने हॉर्न मारा पीछे से, हमारा हेड मूवमेंट हुआ, हमने उस गाड़ी की तरफ देखा, और हमने अपना बैलेंस भी करेक्ट कर लिया। तो ये कैसा है, कोऑर्डिनेटेड है। पर अगर कोई पेशेंट आया आपके पास जिसको हॉर्न सुना ही नहीं दिया, पहली बात, और उसके साथ इम्बैलेंस भी है, मतलब वो उसने बैलेंस अपना मेंटेन करना चाहिए था, उल्टा वो गाड़ी के सामने ही चला गया। और तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इनर ईयर पैथोलॉजी है। बट जस्ट बिकॉज ऑन हियरिंग लॉस आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये इनर ईयर है या एक्सटर्नल ईयर है या मिडल ईयर है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हियरिंग लॉस होते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। पर अगर इन केस उसके साथ इम्बैलेंस ऐड हो गया, तो इंडिकेटिव फॉर इनर ईयर पैथोलॉजी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हम जाते हैं बोनी लैब्रिंथ पे। तो बोनी लैब्रिंथ की एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं, उसकी डेवलपमेंट देखते हैं। तो बोनी लैब्रिंथ जो पहले स्ट्रक्चर होता है वो होता है कार्टिलेज, ऐसा कार्टिलेज होता है, वो सराउंड करता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ को। उसके ऊपर जो, उस कार्टिलेज के ऊपर जो है कैल्सिफिकेशन हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट जितने भी मिनरल्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे डिपॉजिट होने के बाद वो बोनी लैब्रिंथ बनता है। मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंड कॉन्ड्रोलॉसिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंड कॉन्ड्रोलॉसिफिकेशन। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है, डेवलपमेंट फ्रॉम मेसोडर्म, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात। ऊपर मैंने क्या बोला था, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, सरफेस एक्टोडर्म। बोनी लैब्रिंथ बनता है मेसोडर्म से, कैसे बनता है, एंड कॉन्ड्रोलॉसिफिकेशन से, जो मैंने अभी आपको समझाया। प्लीज ये याद रखना, बोनी लैब्रिंथ डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म।
कैसे बनता है? एंड कॉर्डल ऑसिफिकेशन से कार्टिलेज डेवलप्स इनटू बोन। तो ये जो आपका ये यहाँ पे सब है, ये हो गया आपका बोनी लैब्रिंथ। तो बोनी लैब्रिंथ कैसे पता कर सकते हैं? तो आपका ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल था मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में भी था, सेम स्ट्रक्चर, सेम नाम, बस उसका जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो है बोन में, उसको नाम कुछ अलग नहीं है। सेमी सर्कुलर कैनाल मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में भी है, सेमी सर्कुलर कैनाल आपके बोनी लैब्रिंथ में भी है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है जो यूट्रिकल और सैक्यूल को जो कवर कर रहा है, ये यूट्रिकल और जो सैक्यूल है उसको जो कवर कर रहा है, वो बोनी लैब्रिंथ का कौन सा पार्ट होता है? वो होता है वेस्टिब्यूल, पार्ट अराउंड द यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ये वेस्टिब्यूल होता है। वेस्टिब्यूल किसका पार्ट है? बोनी लैब्रिंथ का, जो कि किसको कवर कर रहा है? यूट्रिकल और सैक्यूल को। बोनी लैब्रिंथ में कौन सा फ्लूइड है? पेरिलिम्फ। कनेक्शन किसके साथ बनाता है, मतलब कनेक्शन कौन सा लैब्रिंथ बनाता है? बोनी लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ क्या है? क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर। बोनी लैब्रिंथ किसके साथ कनेक्शन बना रहा था आपका? मिडल ईयर के साथ और ब्रेन के साथ। तो वही हम पढ़ रहे हैं। तो यूट्रिकल और सैक्यूल के अराउंड जो बोनी लैब्रिंथ है उसको क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद जो हमारा ये स्कैला मीडिया था, मैंने आपको बताया था, जो बोनी पिरामिड मॉड्यूलस के अराउंड टर्न जो सर्कुलर स्ट्रक्चर था उसको हम स्कैला मीडिया कह रहे हैं। यही स्कैला मीडिया बोनी लैब्रिंथ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये है आपका स्कैला वेस्टिबुलाई, और नीचे वाला जो पार्ट है वो है आपका स्कैला मीडिया, सॉरी स्कैला टिम्पेनाई। स्कैला मीडिया जो है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट है, वो पार्ट डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कह रहे हैं स्कैला वेस्टिबुलाई, और स्कैला मीडिया के जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं स्कैला टिम्पेनाई। स्कैला मीडिया मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्कैला टिम्पेनाई, ये जो स्कैला टिम्पेनाई और स्कैला वेस्टिबुलाई वो है बोनी लैब्रिंथ। किसने डिवाइड किया उनको? स्कैला मीडिया ने। ठीक है, यही यहाँ पे लाइन भी है, डिवाइड लैब्रिंथ इनटू स्कैला वेस्टिबुलाई अबव एंड स्कैला टिम्पेनाई बिलो। और उसके बाद जो हमें जो पार्ट देखना है वो है अपना इंडोलिम्फेटिक सैक। तो इंडोलिम्फेटिक सैक जो है वो अपना मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट था। तो उसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है बोनी लैब्रिंथ का वो है वेस्टिबुलर एक्विडक्ट। वो क्या है? वेस्टिबुलर एक्विडक्ट। तो ये जो लगभग मैंने आपको सारा बोनी लैब्रिंथ का जो है कवर कर दिया, मैंने आपको बता दिया सारे पार्ट्स। तो यहाँ पे यूट्रिकल सैक्यूल हो गया हमारा, उसके अराउंड वेस्टिब्यूल है, ये याद रखना है आपको। सेमी सर्कुलर कैनाल तो सेम है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में भी वही है, बोनी लैब्रिंथ में भी सेमी सर्कुलर कैनाल वही टर्म है। उसके बाद इंडोलिम्फेटिक सैक जो कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट है, उसके अराउंड वेस्टिबुलर एक्विडक्ट। उसके बाद ये हेलिकोट्रेमा जो है वो क्या होता है? बेसिकली कनेक्ट करता है स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पेनाई को। स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पेनाई को जो कनेक्ट कर रहा है वो है हेलिकोट्रेमा। और उसके बाद ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर याद रख लो, यूट्रिकल के नीचे जो डॉट 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 दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इलिप्टिकल रेसिस, जो कि बोनी लैब्रिंथ का पार्ट है। और जो सैक्यूल के नीचे जो ब्लैक डॉट डॉट दिख रहा है उसको हम कहते हैं स्पेरिकल रेसिस। तो इलिप्टिकल रेसिस, स्पेरिकल रेसिस, ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं, ऐसे नाम याद कर लो आप बस। उसके बाद जो है यहाँ पे एक स्कल का बेस ऑफ स्कल का डायग्राम है। इसमें इसका सिग्निफिकेंस ये है इस डायग्राम का, जो हमारा सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, जो कि ये सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसका स्कल में एक बल्ज होता है। तो उसको बल्ज को हम कहते हैं सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का एमिनेंस। अगर इन केस वो एमिनेंस यहाँ पे कहीं वो प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर यहाँ पे कहीं वो बल्ज होता है सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का एमिनेंस, अगर वो बोनी स्ट्रक्चर अगर एब्सेंट हो, वो एमिनेंस अगर एब्सेंट हो, तो उसको कहते हैं सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का डेहिसेंस। तो उसके बाद जो हम देखेंगे वो है कनेक्शन बिटवीन मिडल ईयर एंड इनर ईयर। कनेक्शन बिटवीन मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो उसके कनेक्शंस में क्या देखना है? पहले हमें देखना है ओवल विंडो। ओवल विंडो में क्या देखना है कि जो पहले तो हमने क्या देखा, कंप्लीट किया, बोनी लैब्रिंथ कवर किया, उसके बाद मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कवर किया, उसके बाद हमें देखना है कनेक्शंस ऑफ मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो इनर कनेक्ट उस कनेक्शंस में जो ओवल विंडो है वो हम देखेंगे। ओवल विंडो में क्या देखना है? इट इज कवर्ड बाय फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। तो दो तरह के विंडो होते हैं, एक होता है ओवल विंडो, एक होता है राउंड विंडो। ओवल विंडो में क्या होता है? ये जो डायग्राम है यहाँ पे मैं जूम जो कर रहा हूँ, ये जो है ये आपका ओवल विंडो है। अभी हम कनेक्शन देख रहे हैं, याद रखना कनेक्शंस देख रहे हैं। तो ये जो ओवल विंडो है, ये यहाँ पे आपकी कनेक्ट फुट प्लेट ऑफ जो स्टेपीज है, ये जो येलो स्ट्रक्चर है, ये येलो स्ट्रक्चर अटैच होता है ओवल विंडो को। फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज किसका पार्ट है? ईयर ऑसिकल्स का पार्ट है। ईयर ऑसिकल जो हमने मेलियस इंकस और स्टेपीज जो पढ़ा था, उस स्टेपीज में ये जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है वो ओवल विंडो को अटैच होती है। तो उसमें जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कवर्ड बाय फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, ओवल विंडो कवर्ड बाय फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, यहाँ पे जो डायग्राम है। उसके बाद उसका क्या है? वो कनेक्ट मिडल ईयर टू द वेस्टिब्यूल ऑफ इनर ईयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम देख रहे हैं अभी कनेक्शंस, क्या देख रहे हैं हम? कनेक्शंस। तो मिडल ईयर
को जो कनेक्ट कर रहा है जो स्ट्रक्चर इनर ईयर से, वो क्या है आपकी फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस। और वो फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस किससे अटैच्ड है, ओवल विंडो से। तो ओवल विंडो अटैच है, तो ओवल विंडो के पीछे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका वेस्टिब्यूल। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये देखिए है यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, ये आपकी ओवल, ये आपकी जो राउंड है ये ओवल विंडो हो गया। और उसके ऊपर ये जो येलो स्ट्रक्चर है, ये जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज हो गया। और उसके पीछे जस्ट देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, वेस्टिब्यूल। तो कनेक्शन में हमने क्या देखा, ओवल विंडो को अटैच है फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, और उसके पीछे जस्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल किसका पार्ट है, बोनी लैब्रिन का, जो कि ओवरऑल किसका पार्ट है, इनर ईयर का। तो कनेक्शन हो गया ना यहाँ पे, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज तो मिडल ईयर का पार्ट है, तो कनेक्शन वही हुआ यहाँ पे, वही लाइन है यहाँ पे, मिडल कनेक्ट्स मिडल ईयर टू द वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर। तो ये लाइन क्लियर होगी। उसके बाद उसका फंक्शन क्या है, ट्रांसमिट साउंड्स टू द स्केला वेस्टिबुलाई। तो साउंड किसको भेजती है, वो स्केला वेस्टिबुलाई को साउंड भेजती है। तो मान लीजिए आपका जो साउंड आया एक्सटर्नल ईयर से ट्रैवल करते हुए आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से पूरे ईयर ऑसिकल से पास होके फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज पे आया। जब फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज वाइब्रेट करती है ओवल विंडो पे, तो वो साउंड वाइब्रेशन ट्रांसमिट करती है मिडल ईयर से इनर ईयर में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसमिट साउंड्स टू स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई किसका पार्ट, बोनी लैब्रिन्थ का, जो कि है इनर ईयर में। तो मूवमेंट ऑफ स्टेपीज कॉज वाइब्रेशन इन स्केला वेस्टिबुलाई, ये ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो फिर उसकी एबनॉर्मेलिटीज क्या हो सकती है, तो ये ऑटोस्क्लेरोसिस जो है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा मतलब एक पैथोलॉजी, एक टॉपिक ही है। इसका आपको लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है, आगे आने वाले वीडियोस में ऑटोस्क्लेरोसिस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, बेसिकली जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है ना, वो क्या हो जाती है, वहाँ पे अटैच मतलब फिक्स हो जाती है। यूजुअली वो फिक्स नहीं होनी चाहिए, वो मोबाइल होनी चाहिए। अगर मोबाइल होगी तभी वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर पाएगी। पर ऑटोस्क्लेरोसिस में यूजुअली फीमेल्स में होता है ये, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। एक वन ऑफ इटियोलॉजी ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस इज हार्मोनल इम्बैलेंस एंड मोस्ट कॉमनली सीन इन फीमेल्स। आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस फिक्स हो जाती है। तो फिक्स होने के बाद फिर वो साउंड ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी, साउंड ट्रांसमिट मतलब वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी, साउंड वाइब्रेशन, तो फिर हियरिंग में इम्पेयरमेंट आएगी। तो उसका वो एबनॉर्मेलिटी हो गया। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, फुट प्लेट का जो है एक्सेशन मतलब वही फिक्स हो गई फुट प्लेट। उसके बाद वर्टाइगो, वर्टाइगो भी एक सेपरेट टॉपिक है। वर्टाइगो में क्या होता है, आपकी जो फुट प्लेट है वो हाइपर मोबाइल हो जाती है। मतलब उसका फुट प्लेट का जो कॉम्प्लायंस है वो ज़्यादा, मतलब फुट प्लेट ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है। तो ज़्यादा वाइब्रेट जो हो रही है तो वो क्या करेगी, आपका जो मैक्यूले है, मैक्यूले किस में था, यूट्रिकल एंड सैक्यूल में, उसको ज़्यादा वो इरिटेट करेगी। इरिटेट मतलब बार बार उसको स्टिमुलेट करेगी। तो बार बार स्टिमुलेट करेगी ना, उसकी वजह से क्या आएगा, आपको चक्कर आएगा, वर्टाइगो। उसको हम क्या कहते हैं, वर्टाइगो। तो हाइपर मोबिलिटी ऑफ फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, उसके वजह से क्या होगा, फुट प्लेट ज्यादा मूव करेगी। ज्यादा मूव करेगी तो वो आपका जो यूट्रिकल और सैक्यूल है उसके अंदर जो मैक्यूले है उसको क्या करेगी, बार बार स्टिमुलेट करेगी। तो ये यहाँ पे जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है, हाइपर मोबाइल हो रही है, तो ये जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन की वजह से ये यूट्रिकल और जो सैक्यूल है इसके अंदर क्या है, मैक्यूल है, वो बार बार स्टिमुलेट हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, आपको वर्टाइगो। और ये कनेक्शन किसके बीच में, मिडल ईयर और इनर ईयर के बीच में। मिडल ईयर का मतलब कौन सा पार्ट हो गया, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। ओवल विंडो कनेक्ट कर रही है उसको वेस्टिब्यूल से। वेस्टिब्यूल किसके अराउंड है, यूट्रिकल और सैक्यूल के अराउंड। तो आपको क्वेश्चन पढ़ रहा होगा, मैंने तो बताया था कि ये वेस्टिब्यूल के अराउंड है, मतलब ओवल विंडो कनेक्ट कर रहा है, तो ओवल वेस्टिब्यूल को वो स्टिमुलेट करनी चाहिए थी। तो वेस्टिब्यूल को स्टिमुलेट तो कर ही रही है, पर वेस्टिब्यूल के जो वाइब्रेशन है तो ऑब्वियसली ये सैक्यूल और यूट्रिकल में भी तो पास होंगे, क्योंकि वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है ना वेस्टिब्यूल, यूट्रिकल और सैक्यूल का। तो वही वाइब्रेशन इधर भी जाएंगे, और इधर जाएंगे तो मैक्यूल इसमें प्रेजेंट है, तो बार बार स्टिमुलेट होगा, उससे वर्टाइगो होगा। बस वही लिखा है मैंने वहाँ पे। तो वर्टाइगो हो गया, ऑटोस्क्लेरोसिस हो गया, ये आपको आने वाले वीडियोस में मैं डिटेल में बताऊंगा। वर्टाइगो के बाद आपको क्या देखना है, मीनियर्स डिसीज। तो मीनियर्स डिसीज क्या है, बेसिकली उसको हम इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इंडोलिम्फ का जो, इंडोलिम्फ कहाँ पे था, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ में। तो इंडोलिम्फ का कंसंट्रेशन और इंडोलिम्फ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका ये जो यूट्रिकल और सैक्यूल है वो डायलेट हो जाता है। यूट्रिकल और सैक्यूल डायलेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका सर्कम्फरेंस बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज के, मतलब फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, बार बार यूट्रिकल और सैक्यूल स्टिमुलेट होगा। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मीनियस डिसीज। ये भी सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडोलिम्फ बढ़ जाता है उसकी वजह से डायलिटेशन ऑफ यूट्रिकल और सैक्यूल,
क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द फुट प्लेट स्टिमुलेटेड, अगर वो स्टिमुलेट हो जाएगा, बार बार स्टिमुलेट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्बैलेंस होगा और वर्टाइगो होगा। तो ये तीनों जो है बड़े टॉपिक्स है, मैं आगे वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। ऑटोस्क्लेरोसिस हो गया, वर्टाइगो हो गया या मीनियर डिसीज हो गया। उसके बाद ओवल विंडो हो गया, याद हो गया ओवल विंडो। फिर अब देखते हैं हम राउंड विंडो। ओवल विंडो आपको समझ आ गया होगा, ये ओवल विंडो सब समझ आ गया होगा, और ये सारी भी पैथोलॉजीज है, जितने भी पैथोलॉजीज ये डिटेल में हम वीडियोस में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, पूरा रटा दूंगा। ऑटोस्क्लेरोसिस हो गया, वर्टाइगो, मीनियर डिसीज बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद राउंड विंडो देखते हैं। राउंड विंडो की जो कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसे कि ओवल विंडो की कवरिंग थी ना फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, तो राउंड विंडो की भी कवरिंग होगी, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जो हमारा मिडल ईयर का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो अलग स्ट्रक्चर है। राउंड विंडो की जो कवरिंग है उसको सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो अलग स्ट्रक्चर है। और ये जो है राउंड विंडो कनेक्ट करता है मिडल ईयर्स को इनर ईयर से, लाइक कनेक्ट इट कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू स्कैला टिम्पेना। स्कैला टिम्पेना क्या है, इनर ईयर का ही पार्ट है ना। जो स्कैला मीडिया था, स्कैला मीडिया यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये स्कैला मीडिया, उसके ऊपर ये जो था वो स्कैला वेस्टिबुला है, और ये जो नीचे है उसको कहते हैं स्कैला टिम्पेना। तो राउंड विंडो का फंक्शन क्या है कनेक्शन में, इट कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू स्कैला टिम्पेना विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि कवर कर रहा है राउंड विंडो को। उसके बाद फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है उसका, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। सेम फंक्शन इन द सेंस कैसा, कि आपके जो ओवल विंडो है, यहाँ से साउंड वाइब्रेशन आए, जब फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज वाइब्रेट हुई तो साउंड वाइब्रेशन ओवल विंडो से आए, ऐसे ऐसे पास होते 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 हेलिकोट्रेमा से एक डाइवर्ट होके, मतलब कन्वर्ट होके ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं और राउंड विंडो से बाहर आ रहे हैं। मतलब ये आपके, मैं वापस दिखाता हूँ आपको, यहाँ से वाइब्रेशन आया, हेलिकोट्रेमा से ऐसे पास हुआ, फिर यहाँ से राउंड विंडो से बाहर गया, तो उसकी वजह से जो शेयरिंग एक्शन बन रही है, मतलब एक वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है इस साइड पे और दूसरे वाइब्रेशन का डायरेक्शन है इस साइड पे, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है ना चीज, तो उसके वजह से क्या होता है, आपका जो सेंसरी एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग, मतलब जो कॉक्लिया है उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, आउटर हेयर सेल्स होते हैं, इनर हेयर सेल्स होते हैं। आपको मस्त एकदम डिटेल में आपको बाद में आने वाली वीडियोज में बताऊंगा, यहाँ पे बस आप एक बेसिक देख लो। तो वो वाइब्रेट होते हैं, तो वो जब वाइब्रेट होते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन होता है उसके अगेंस्ट जब वाइब्रेट होते हैं, तो वहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट होता है। वही इम्पल्स नर्व कैरी करते हैं ब्रेन की तरफ, मतलब उसकी वजह से आपको सुनाई देता है। किसके वजह से, शेयरिंग एक्शन की वजह से, अपोजिट वाइब्रेटरी एक्शन। ये एक ऐसा वाइब्रेशन था, एक ऐसा वाइब्रेशन था, आया कहाँ से था, ओल्ड विंडो से, आउट कहाँ से गया, राउंड विंडो से। तो यही था राउंड विंडो का फंक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। फिर उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वाइवा में पूछ सकते हैं या आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो जितने भी हम ऑपरेशन करते हैं, जितने भी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, 3 बार प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं, याद रखना ओवल विंडो से नहीं करते, ओवल विंडो को हम टच भी नहीं करते। जितने भी हम ऑपरेटिव प्रोसीजर्स करते हैं सारे राउंड विंडो से करते हैं। तो ओवल विंडो से क्यों नहीं करते, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैंने क्या बोला, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज जो है वो कवर कर रही है अपनी ओवल विंडो को, तो ऑब्वियसली आपको अगर ओवल विंडो से अंदर कुछ इम्प्लांट डालना है या कुछ ऑपरेशन करने है इनर ईयर के, तो ओवल विंडो की जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है उसको डिसलोकेट करना पड़ेगा। वो उसमें वो बहुत क्रिटिकल काम है, वो डिसलोकेट करना पड़ेगा। उसके बाद ओवल विंडो से अगर आप अंदर जाओगे तो फिर क्या है वहाँ पे, बोनी लैब्रिन्थ में वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के पीछे क्या है, यूट्रिकल और सैक्यूल, आप उसको भी डैमेज कर सकते हो। और वहाँ पे परमानेंट फेनेस्ट्रेशन भी बन सकता है, मतलब जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज आपने डिसलोकेट कर दी, वहाँ पे परमानेंट बड़ा सा ओवल विंडो का कोई कवरिंग बचा नहीं, तो परमानेंट कुछ फेनेस्ट्रेशन हो जाएगा। बार बार साउंड वाइब्रेशन उसमें से पास हो सकते हैं, बार बार आपके यूट्रिकल और सैक्यूल को डैमेज हो सकता है, वहाँ पे स्टिमुलेशन हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है, बहुत सारी पैथोलॉजीज हो सकती है। क्यों, जस्ट आपका अप्रोच गलत हो गया, आप ओवल विंडो से गए। इसी कंपेयर में अगर आप राउंड विंडो से जाते हैं तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कोई फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज वगैरह कुछ अटैच नहीं है। तो इसलिए आपके जितने भी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं वो राउंड विंडो से होते हैं, ना कि ओवल विंडो से, प्लीज ये याद रखना। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉक्लियर इम्प्लांट जो है आर्टिफिशियल सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग है। मतलब अगर मान लीजिए कॉक्लियर इम्प्लांट हमें डालना है, जैसे कि सेंसरी एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग कॉक्लिया था, अगर उसमें कोई पैथोलॉजीज है, अगर हमें उसको रिप्लेस करना है तो हम कहाँ से जाएंगे, कहाँ से अप्रोच करेंगे, राउंड विंडो से। तो वो याद रखना, यही लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड्स आर पास थ्रू राउंड विंडो टू रिप्लेस द ऑर्गन ऑफ कार्टाई। तो अगर कॉक्लियर इम्प्लांट डालोगे तो क्या रिप्लेस करेगा, ऑर्गन ऑफ कार्टाई रिप्लेस करेगा। और कहाँ पे डालना है आपको, वो स्कैला टिम्पेनाई में, स्कैला टिम्पेनाई में आपको प्लेस करना है। क्या प्लेस करना है, इलेक्ट्रोड्स। तो फिर वो वहां से क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं कॉक्लियर नर्व को। तो कॉक्लियर नर्व जो हमारी एट्थ नर्व है, डायरेक्टली वहां से स्टिमुलेशन होगा उसको, और आप
आपका जो फंक्शन है नॉर्मल हियरिंग का वो चल पाएगा। तो इलेक्ट्रोड्स आप पास कर रहे हो, राउंड विंडो से पास होगा, ओवल विंडो से पास नहीं होगा। और रिप्लेस क्या होगा उसमें, इलेक्ट्रोड्स जब आप आर्टिफिशियल ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो आप ऑर्गन ऑफ कॉर्टायम रिप्लेस कर रहे हैं। कहाँ पे प्लेस करेंगे, वो जो आर्टिफिशियल कंपोनेंट है, कॉक्लियर इम्प्लांट है जो आर्टिफिशियल कंपोनेंट है, उसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, स्कैला टिम्पैनी में, जो कि स्टिमुलेट करेगा आपको आपकी कॉक्लियर नर्व को। फिर जितने भी ड्रग्स हो गए, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बस ये याद हो गया कि इलेक्ट्रोड्स एंड कॉक्लियर इम्प्लांट है, वही बस राउंड विंडो से जाएगा, वही बस राउंड विंडो से जाएगा, ये आपने रट लिया अच्छे से कि राउंड विंडो से क्या जाएगा, कॉक्लियर इम्प्लांट जाएगा। पर अगर उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया इन द सेंस, उन्होंने अगर कोई ड्रग्स आपसे पूछ ले कि जेंटामाइसिन स्टेरॉइड्स वो कहाँ से देंगे, तो वो भी आप राउंड विंडो से ही देंगे, ना कि ओवल विंडो से। कॉक्लियर इम्प्लांट राउंड विंडो से जाएगा, इलेक्ट्रोड्स राउंड विंडो से जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोड्स जा रहे हैं तो वो क्या रिप्लेस कर रहे हैं, ऑर्गन ऑफ कार्टाई को रिप्लेस कर रहे हैं। कहाँ प्लेस कर रहे हैं आप उसको, स्कैला टिम्पैनी में प्लेस कर रहे हैं। और उसके बाद जितने भी ड्रग्स है, जेंटामाइसिन स्टेरॉइड्स जो भी ड्रग्स है, वो सारे राउंड विंडो से जाएंगे, कोई ओवल विंडो से नहीं जा रहा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओवल विंडो इज नॉट प्रेफर्ड फॉर पासिंग द इलेक्ट्रोड्स और कॉक्लियर इम्प्लांट, बिकॉज क्या हो जाता है, अगर पोल विंडो से अगर आप पास करोगे तो वो स्टिमुलेट करेगा वेस्टिब्यूल को, और उसके इंटर्न उसको यूट्रिकल और सैक्यूल को स्टिमुलेट करेगा, क्या, आपका वेस्टिब्यूल। तो फिर आपको क्या होगा, वर्टाइगो, जैसे मैंने आपको बताया था। वही सारा यहाँ पे जो मैंने आपको स्टोरी बताई, यही यहाँ पे लिखी हुई है। तो उसके बाद हम देखते हैं कनेक्शन बिटवीन इनर ईयर एंड ब्रेन के। कनेक्शंस में देख रहे हैं अभी अभी इनर ईयर के कनेक्शन देखते हैं, कहाँ कहाँ मतलब ब्रेन से कैसे कनेक्ट होता है वो। तो आप हमारा जो इंटरनल अकोस्टिक मीटस होता है, इंटरनल अकोस्टिक मीटस बेसिकली जब हमने एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में बेस ऑफ द स्कल पढ़ा था, उसमें बहुत सारे ओपनिंग्स देखे थे हमने, जैसे कि स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन हो गया, और बहुत सारे अदर फोरामेन्स थे जिसमें से नर्व्स पासेस हो रही थी, जो क्रैनियल नर्व्स है वो जो बाहर आती है। तो जो जो फोरामेंस होते हैं उसमें से एक फोरामेन ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल अकोस्टिक मेटस, जिससे आप आपकी जो नर्व्स है, जो ईयर की जो नर्व्स है, जैसे वेस्टिबुलर नर्व हो गई, कॉक्लियर नर्व हो गई, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, वो पास होती है इंटरनल अकोस्टिक मेटस से। कहाँ पे, ब्रेन में। तो सेवेंथ एंड एट्थ cranial nerve passes from internal acoustic meatus from inner ear to brain। तो ये क्या हो गया, कनेक्शन ही हुआ ना। तो मान लीजिए अगर कोई पैथोलॉजी हो गई ब्रेन में कोई मेनिंजाइटिस हो गया फॉर एग्जांपल, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जो भी है, तो वो पैथोलॉजी ऑब्वियसली फिर ब्रेन से ईयर में भी आ सकती है। कैसे आएगी, इंटरनल अकोस्टिक मेटस से, यही उसका गेटवे है ना आने के लिए। तो कोई भी डिसीज अगर ब्रेन को अफेक्ट किया है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, तो वो इनर ईयर में आ भी सकता है। इनर ईयर में कैसे आएगा, इंटरनल अकोस्टिक मेटस में। अगर वो इनर ईयर में आ गया तो फिर वो जो डिसीज कॉज करेगा उसको हम क्या कहते हैं, लैब्रिंथाइटिस। ब्रेन में जो है वो मेनिंजाइटिस, ईयर में जो हो रहा है वो डिसीज उसको कह रहे हैं लैब्रिंथाइटिस। हुआ क्यों, क्योंकि कनेक्शन था किसके बीच में, ब्रेन के बीच में और आपके इनर ईयर के बीच में, थ्रू इंटरनल अकोस्टिक मेटस, याद रखना। उसके बाद कॉक्लियर एक्विडक्ट। कॉक्लियर एक्विडक्ट क्या है, जो अपना पेरिलिम्फ है, ऑब्वियसली वो बोनी लैब्रिंथ में होता है, तो वो प्रोड्यूस हो रहा होगा ना कहीं से। इंडोलिम्फेटिक सैक का तो कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो मेमोरस लैब्रिंथ का पार्ट था, वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं था। तो कॉक्लियर एक्विडक्ट ये जो है ट्रांसफर करता है सीएसएफ टू इनर ईयर, मतलब फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेरिलिम्फ। तो पेरिलिम्फ का जो प्रोडक्शन हो रहा है बोनी लैब्रिंथ में, वो कहाँ से हो रहा है, सीएसएफ से हो रहा है। सीएसएफ कहाँ से आ रहा है, कॉक्लियर एक्विडक्ट से। तो ये भी एक कनेक्शन हो गया ब्रेन के बीच में और आपके इनर ईयर के बीच में। तो ब्रेन और इनर ईयर के बीच में क्या कितने कनेक्शन है, दो कनेक्शन, एक है इंटरनल अकोस्टिक मेटस और एक है कॉक्लियर एक्विडक्ट। उसके बाद ये जो छोटी सी डायग्राम है, ये आपका एक्सप्लेन करता है इंडोलिम्फेटिक सैक के बारे में। तो इंडोलिम्फेटिक सैक के मैंने बोला था कोई कनेक्शन नहीं है। तो इंडोलिम्फेटिक सैक फिर बेसिकली किसका पार्ट है, तो हमारा ये ब्रेन हो गया। ब्रेन की जो जस्ट इमीडिएट कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, पाया मैटर। पाया मैटर के बाद क्या होता है, आर्कनॉइड मैटर। आर्कनॉइड मैटर के बाद क्या होता है, ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर के जो दो बेसिक लेयर होते हैं, जैसे कि एक होता है मेनिंजियल लेयर, एक होता है इंडोस्टियल लेयर। किसका, ड्यूरा मैटर का। एक होता है मेनिंजियल लेयर और एक होता है इंडोस्टियल लेयर। तो ये जो रेड में यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है वो आपका बेस ऑफ द स्कल हो गया, और ये इंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा हो गई। ड्यूरा मैटर के दो लेयर मैंने बोले ना, एक इंडोस्टियल लेयर और यहीं पे एक होती है ऐसी, यहाँ पे होती है मेनिंजियल लेयर। तो इंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के बीच में आपकी होती है इंडोलिम्फेटिक सैक। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था मेमोरेंस लैब्रिंथ के डेवलपमेंट में सरफेस एक्टोडर्म से बन रहा था, विच इज जस्ट ओवरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइंड ब्रेन। मतलब इसका कनेक्शन जो ये ब्रेन के बीच में है, इन द सेंस आपके जो ड्यूरा मैटर है वो डिवाइड हुआ इंडोस्टियल लेयर और आपका मेनिंजियल लेयर,
उसके बीच में जो आपकी इंडोलिम्फेटिक सैक है, क्लोज स्ट्रक्चर है वो, उसका कोई ओपनिंग या कुछ है नहीं उसमें, पर वो क्लोज स्ट्रक्चर है, मतलब यहीं पे सीएसएफ प्रोड्यूस होगा और आपका इंडोलिम्फ प्रोड्यूस होगा। बेसिकली इंडोलिम्फ कहना है मुझे, वो प्रोड्यूस होगा, वहीं पे वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। उसका कोई ऐसा बाहर से स्ट्रक्चर नहीं है फॉर, जैसे कि कॉक्लियर एक्विडक्ट हमने पढ़ा कि ट्रांसफर सीएसएफ टू इनर ईयर टू फॉर्मेशन ऑफ पेरिलिम्फ। तो एंडोलिम्फ का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी सैक ही ब्रेन के लेयर्स के बीच में है। तो ब्रेन के लेयर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो एंडोलिम्फेटिक सैक ये जो है यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रही होगी, ये जो सीएसएफ के बीच में ही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एंडोलिम्फेटिक सैक। तो वो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में मैंने आपको बोल दिया कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम ब्रेन टू इनर ईयर, वाइस वर्सा। मेनिंजाइटिस से लैब्रिंथाइटिस हो सकता है, और वाइस वर्सा लैब्रिंथाइटिस हो रखा है तो मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। किसकी वजह से होगा? तो ओपनिंग्स की वजह से, जो कि है इंटरनल अकोस्टिक मेटस और कॉक्लियर एक्विडक्ट। और इसका तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर है। क्लोज स्ट्रक्चर किसके बीच में है? ब्रेन लेयर्स के बीच में। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या? इंडोलिम्फेटिक सैक, नॉट कॉक्लियर एक्विडक्ट। प्लीज याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जो है हमारा वाइस वर्सा ये हो गया। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, जो मैंने स्टोरी बताई थी आपको, पेशेंट विथ मेनिंजाइटिस, इफ जब उसकी रिकवरी हो जाएगी तो आपको बच्चों में, स्पेसिफिकली बच्चों में बेरा करना है। बेरा मतलब क्या है, ये भी आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के जो आने वाले वीडियोस होंगे मैं आपको बता दूंगा बेरा क्या होता है। तो बेरा बेसिकली उसका फुल फॉर्म है ब्रेन स्टेम इवॉक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। तो ये चिल्ड्रंस में परफॉर्म की जाने वाली टेस्ट होती है। ये हियरिंग फंक्शन को आइडेंटिफाई करती है, मतलब हियरिंग फंक्शन बच्चों में नॉर्मल है या नहीं है, उसके लिए किया जाता है। तो आप अगर ये बच्चों में करते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये मैंडेटरी तो नहीं है कि मेनिंजाइटिस सिर्फ बच्चों में होगा, मेनिंजाइटिस एडल्ट्स में भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस मेरे में भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है। तो मेनिंजाइटिस का लैब्रिंथाइटिस भी हो सकता है, ऑब्वियसली हाँ हो सकता है, क्योंकि सेम कनेक्शन है। तो फिर बेरा बस बच्चों में क्यों? बेरा बस बच्चों में इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए 6 महीने का बच्चा है, बस 6 मंथ का अगर बच्चा है, 6 मंथ के बच्चे को हम बोल नहीं सकता ना वो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हम तो बोल सकते हैं ना कि अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पर 6 महीने का बच्चा कैसे बोलेगा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका, क्योंकि अगर आपने उसी टाइम पे रिहेबिलिटेट करके, रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर करके अगर वो फंक्शन प्रिजर्व किया, तो बच्चे की जो ग्रोथ है, आने वाले जो जितने भी फंक्शंस है, जैसे कि स्पीच आर्टिकुलेशन हो गया या हियरिंग फंक्शन हो गए, वो ज़्यादा उसकी रिकवरी अच्छे से होगी और उसका मतलब फ्यूचर अच्छा हो जाएगा कंपेयर टू एडल्ट्स। एडल्ट्स में नहीं कर सकते, मत कर सकते हैं, पर ज़्यादा प्रेफरेंस बच्चों में देते हैं। ये भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं सिंस हियरिंग लॉस इन चाइल्ड नीड्स अर्ली इंटरवेंशन, जो मैंने आपको स्टोरी में अभी स्टोरी फॉर्म में बता दिया। नीड्स अर्ली इंटरवेंशन एंड हियरिंग रिहेबिलिटेशन। क्या करते हैं हम? बेरा, मेनिंजाइटिस हो गया बच्चे को, रिकवरी हो गई बच्चे को, डिस्चार्ज नहीं करना। डिस्चार्ज करते टाइम आपको बेरा करना है, बेरा के बाद बच्चे को डिस्चार्ज करो। अगर बेरा नॉर्मल है डिस्चार्ज कर दो। किसमें? बच्चों में। प्लीज याद रखना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि यहाँ पे तो लेबलिंग है, ये तो आसान है, पर अगर लेबलिंग हटा दे तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सेमी सर्कुलर कैनाल कौन सा है? तो जो लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है, ऑब्वियसली लैटरल डायरेक्शन में तो इजीली पता चल जाता है कि लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल कौन सा है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी लगाई हुई है। ये जो है, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये हो गया आपका लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। बाइसेक्ट किसको कर रहा है? पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल को। तो लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल कैसे याद रख सकते हैं? लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल गोज इन लैटरल डायरेक्शन। और अपना जो क्रस कम्यून था, क्रस कम्यून क्या था? एक कॉमन ओपनिंग थी ना, किसके बीच में? पोस्टीरियर सेमी, ये सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये जो है कॉमन कैनाल, इसको हम कह रहे हैं क्रस कम्यून। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी है क्रस कम्यून। ये सुपीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ये देखा क्रस कम्यून है, कॉमन ओपनिंग है, और ये ऊपर की तरफ, मतलब ये सुपीरियर डायरेक्शन में, तो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया, और ये आपका ये हो गया पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। तो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल भी पहचाना जा सकता है अगर लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल उसको बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है ना ये तो आपको पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, तो ये जो सर्कल में बना रहा हूँ, और उसको जो बाइसेक्ट कर रहा है वो लैटरल है। जो चीज बाइसेक्ट कर रही है लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसको बाइसेक्ट कर रही है, वो हो गया आपका पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये जो ऊपर का है वो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। Posterior semicircular canal can be identified with the lateral semicircular canal bisecting it। तो आपको बेसिक ये समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, याद हो गया ना पक्का? तो ठीक है। उसके बाद फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। तो नॉर्मल हमने सब कुछ देख लिया, अभी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज देख लेते हैं।
तो इनर ईयर डेवलपमेंट जो है पूरी आपकी मेमोरियस लैब्रिन, बोनी लैब्रिन जो भी है पूरा टोटल इनर ईयर जो डेवलपमेंट है वो 5 मंथ में हो जाती है। 5 मंथ ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ, नॉट आफ्टर बर्थ। बर्थ से पहले ही 5 मंथ ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ। महाभारत की जो अभिमन्यु वाली स्टोरी याद है ना? महाभारत में जो अभिमन्यु सुन रहा था कैसे चक्रव्यूह के अंदर जाना है, पर बाहर आने के टाइम पे शायद उसकी मदर सो गई थी, सुभद्रा जो है वो सो जाती है। तो वो स्टोरी सही है, करेक्ट है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल है, लॉजिकल है, वो करेक्ट स्टोरी है, क्योंकि 5 मंथ में जो है आपका इनर ईयर की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, अब नॉर्मेलिटीज, वो देख लेते हैं फास्ट फास्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो डेरिवेटिव्स ऑफ पर्स सुपीरियर एंड डेरिवेटिव्स ऑफ पर्स इंफीरियर। तो ये क्या हो गया? तो डेरिवेटिव्स यहाँ पे इन्होंने मैंने बोला था ये आपका वेसिकल हो गया, जो स्टेजेस आपको पढ़ाई थी डेवलपमेंट ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में। इस वेसिकल को उन्होंने बस डिवाइड किया है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो उसको यहाँ से ऐसे आप डिवाइड करके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको पर्स सुपीरियर बोल दिया, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको पर्स इंफीरियर बोल दिया। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छे से, ये जो पिंक वाला पार्ट है आपका पर्स इंफीरियर और ग्रीन वाला पार्ट है आपका पर्स सुपीरियर। तो पर्स सुपीरियर के जो डेरिवेटिव्स है, आपका ये जो ऑप्टिक वेसिकल था, तो उसके पर्स सुपीरियर के जो डेरिवेटिव्स है उससे क्या बनता है आपका सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल, लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल और पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल और एंडोलिम्फेटिक सैक। लगभग सारा कवर हो गया। पर आपके जो सैक्यूल और स्कैलामीडिया है, यूट्रिकल भी इधर आ गया। हाँ प्लीज याद रखो, ये जो यूट्रिकल है ये जो है यहाँ से जो ऊपर वाली जो पार्ट है, ये देखो प्लीज, यहाँ पे मैं ये बना रहा हूँ, ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये आपका पर्स सुपीरियर से बना। और इसके नीचे वाले जो पार्ट है पिंक में, ये जो पिंक वाले जो पार्ट है, ये वाला पिंक वाला पार्ट, ये किससे बना? पर्स इंफीरियर से बना। तो ये किसके पार्ट? पर्स सुपीरियर और पर्स इंफीरियर आपके ये ऑप्टिक वेसिकल के है, जस्ट डिवाइड किया उसको। पिंक वाला पार्ट है आपका पर्स इंफीरियर और ग्रीन वाला पार्ट है आपका पर्स सुपीरियर। वही आगे जाके डिवाइड होकर स्ट्रक्चर बना रहा है। तो एमसीक्यू आया तो प्लीज याद रखना, पर्स सुपीरियर में क्या है और पर्स इंफीरियर में क्या है। सैक्यूल और स्केला मीडिया है पर्स इंफीरियर का पार्ट। तो अभी ऊपर का आपको समझ आ गया होगा। तो लास्ट का अभी छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है आपके डिफेक्ट्स। तो वो अभी हम कवर करते हैं। नॉर्मल हमने बता दिया ना, नॉर्मल सब कवर कर लिया, नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी है, तो अभी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। तो नॉर्मली क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो रिलेटेड होते हैं पर्स इंफीरियर से ज़्यादा होते हैं। जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आपको, पर्स सुपीरियर ग्रीन वाला पार्ट, पर्स इंफीरियर ब्लू वाला पार्ट। तो पर्स इंफीरियर जो है वो थोड़ा लेट डेवलप होता है कंपेयर टू पर्स सुपीरियर, इसलिए उसमें पैथोलॉजीज नॉर्मली ज़्यादा देखी जाती है कंपेयर टू पर्स सुपीरियर। तो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। तो फिर डिफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले है वो है शिबीज एप्लीजिया। शिबीज एप्लीजिया में क्या होता है? इट इज अ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी डिफेक्ट इन सैक्यूल एंड कॉक्लिया, जो कि पार्ट है पर्स इंफीरियर का। तो फिर उसके बाद मॉन्डिनीज एप्लीजिया। मॉन्डिनीज एप्लीजिया में क्या है? कॉक्लिया हैज ओनली 1.5 टर्न्स। तो यूजुअली कॉक्लिया के जो टर्न्स होते हैं, मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे ये जो स्कैला मीडिया है उसके अंदर कॉक्लिया है ना, यहाँ पे आल्सो नोन एज कॉक्लियर डक्ट। तो ये किसके अराउंड टर्न अराउंड है? तो ये बोनी पिरामिड को अराउंड घुमा हुआ स्ट्रक्चर है, तो उसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो अगर इसके नॉर्मल जो टर्न अराउंड्स है, ये जो घूम रहा है, इसके होते हैं नॉर्मल जो होते हैं 2.5 टर्न्स होते हैं। और मॉन्डिनीज एप्लीजिया जो है हमारा, यहाँ पे जो नीचे मॉन्डिनीज एप्लीजिया है उसमें कॉक्लिया के कितने टर्न्स हैं? ओनली 1.5। तो उसको क्या कहते हैं? मॉन्डिनीज एप्लीजिया। अलेक्जेंडर एप्लीजिया में क्या होता है? डिफेक्ट इन बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया। तो हमारा यहाँ पे जो मैंने बोला था, आपका जो बेस है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल था ना, आप एक स्लो फ्रिक्वेंसी साउंड के लिए। तो आपके अगर बेस में कोई डिफेक्ट है कॉक्लिया के, तो उसको अलेक्जेंडर एप्लीजिया कह रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा है, कौन सा डिफेक्ट है? माइकल एप्लीजिया। माइकल एप्लीजिया में क्या होता है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। माइकल एप्लीजिया में क्या है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। ना बोनी लैब्रिन्थ है ना मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है। तो अगर मुझे ये बताओ, मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ। तो माइकल एप्लीजिया में क्या होता है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बोनी और मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है। मतलब इसमें अगर आपको पेशेंट में कोई इम्प्लांट्स डालने, इलेक्ट्रोड्स डालने या सिंथेटिक कॉक्लियर इम्प्लांट्स डालने, तो आप डाल सकते हो इस पेशेंट में। आपका क्या आंसर होगा? क्योंकि यहाँ पे ना बोनी लैब्रिन्थ है ना मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है, कुछ पूरा इनर ईयर ही एब्सेंट है। तो ये पूरा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब एक सिंगल कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? आपके जो इलेक्ट्रोड्स ऑफ इम्प्लांट्स थे, जो सिंथेटिक इम्प्लांट्स थे हेयरिंग फंक्शन के लिए, माइकल एप्लेजिया में आप वो नहीं डाल सकते। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर कॉक्लियर ट्रांसप्लांट, क्योंकि आपका मेम्ब्रेनस और बोनी लैब्रिन्थ टोटल इनर ईयर ही एब्सेंट है। तो कोई यूज ही नहीं है आपका। ना स्कैला मीडिया है, आपको रिप्लेस कहाँ कर पाओगे? रखोगे कहाँ पे उसको? स्कैला मीडिया तो है ही नहीं ना। ना स्कैला वेस्टिबुला है, ना स्कैला टिम्पेना है, कुछ नहीं है।
तो माइकल एप्लीजिया वो हो गया। तो यहाँ पे हमारा सारा टॉपिक कवर हो जाता है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। आगे वाले टॉपिक में हम इसी सीरीज में आगे वाले टॉपिक्स भी कवर करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, सून वीडियो अपलोड कर दूंगा दूसरे टॉपिक्स का भी। हाँ, तो एम्ब्रियोलॉजी तो मैंने आपको पढ़ा दी। एक्सटर्नल ईयर हो गया, मिडल ईयर, उसके बाद इनर ईयर क्या, आज एम्ब्रियोलॉजी मैंने आपको पढ़ा दी। तो इसी की ऑनगोइंग सीरीज में अब हम पैथोलॉजीज देखेंगे। एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट तो कवर हो गया लगभग। और ट्राई करना सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है ये, मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और हार्ड वर्क करूँगा, अच्छे अच्छे नोट्स बनाऊँगा आपके लिए, और अच्छे से और एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।